नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुवाहाटी कोलकाता रूट पर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा, 1 फरवरी से लागू होगा नया टैक्स नियम। एआई भारत के भविष्य को बदलेगा, राष्ट्रपति मुर्मू ने लॉन्च किया स्किल द नेशन चैलेंज। टीएमसी स्थापना दिवस पर बोली ममता बनर्जी, कहा बुरी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। और ईरान में सरकार के खिलाफ उबाल, जेनजी आंदोलन से हिली सत्ता, राष्ट्रपति का बयान आया सामने। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रेलवे ने रात की यात्रा को हाईटेक और लग्जरी बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इंतजार के बाद अब देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन इसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ट्रेन जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन केवल सफर का साधन नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक और आधुनिक इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि है। भारतीय रेलवे के लिए यह प्रोजेक्ट दिन की वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता का विस्तार है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता यानी कि हावड़ा रूट पर चलाई जाएगी। यह रूट उत्तर पूर्व भारत को देश के बड़े महानगरों से तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी देगा। ट्रेन विशेष रूप से लंबी दूरी की ओवरनाइट जर्नी के लिए डिजाइन की गई है। इसमें बेहतर कुशनिंग वाले आरामदायक बेड, स्मूथ सफर, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे, सेंसर बेस्ड लाइटिंग और आधुनिक वैक्यूम टॉयलेट्स हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें स्वदेशी कवच प्रणाली भी लागू है, जो टक्कर जैसी घटनाओं की आशंका को लगभग खत्म कर देती है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों से पूरी तरह अलग और आधुनिक है। यात्रियों को अब फ्लाइट जैसी सुविधा ट्रेन में ही मिलेगी। किराया भी इस ट्रेन का बड़ा आकर्षण होगा और यह फ्लाइट से सस्ता होगा। गुवाहाटी कोलकाता रूट पर 3AC का किराया करीब 2300 रुपए, 2AC का लगभग 3000 रुपए और फर्स्ट AC का 3600 रुपए रखा गया है, वो भी भोजन सहित। रेलवे का प्लान है कि सफल शुरुआत के बाद इसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली पटना जैसे प्रमुख रूट्स पर भी चलाया जाएगा। यह कदम यात्रियों के लिए आरामदायक, किफायती और हाईटेक यात्रा सुरक्षित और सुनिश्चित करेगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रात की यात्रा अब बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यात्रियों के अनुभव और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। यह कदम भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। गुवाहाटी से कोलकाता, पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए, वैसा ही कंफर्ट, वैसी सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक ये नई कर व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से देश भर में लागू होगी। सरकार का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण के साथ साथ राजस्व ढांचे को मजबूत कराना बताया गया है। नए नियमों के तहत सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। यह दाम सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर तय किया गया है। प्रति 1000 सिगरेट पर यह टैक्स 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक होगा। इसमें प्रीमियम और साधारण सिगरेट के दामों में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि कीमतें बढ़ने से धूम्रपान करने वालों की जेब पर अब सीधा असर पड़ेगा। सरकार ने दावा किया है कि यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले से लागू 40% जीएसटी के ऊपर लगेगा। यह बदलाव केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि संशोधन विधेयक 2025 के जरिए तय किया गया है। इस कदम का मकसद जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद होने वाली राजस्व कमी को पूरा करना है।
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये उत्पाद शुल्क उपकर नहीं है। उन्होंने बताया है कि इससे मिलने वाला राजस्व विभाजित कोष में जाएगा। तय व्यवस्था के तहत 41% राशि राज्यों के साथ साझा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी से पहले भी तंबाकू हर साल टैक्स बढ़ाता रहा है। सरकार का दावा है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को स्किल द नेशन एआई चैलेंज का औपचारिक शुभारंभ करते हुए भारत के भविष्य में एआई की अहम भूमिका पर जोर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने ओडिशा के रायरंगपुर में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एआई दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया आकार दे रही है। तकनीक ने सीखने, काम करने और सेवाओं तक पहुंचने के तरीकों को तेजी से बदला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत जैसे युवा देश के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों और युवाओं को उभरती तकनीकों के लिए खुद को तैयार करने का भी आह्वान दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि एआई केवल एक तकनीक नहीं बल्कि सकारात्मक और समावेशी परिवर्तन लाने का शक्तिशाली अवसर है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे अपने कौशल का इस्तेमाल समाज की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए करें। राष्ट्रपति ने एआई लर्निंग मॉड्यूल पूरा करने वाले सांसदों को भी सराहना की है। राष्ट्रपति ने एआई को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास चालक बताया। उन्होंने कहा है कि आने वाले दशक में एआई जीडीपी, रोजगार और उत्पादों को नई गति देगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका दल जनता के लिए संघर्ष करता रहेगा और किसी भी बुरी ताकतों के सामने समर्पण नहीं करेगा। ममता ने कहा है कि 1 जनवरी 1998 को मां माटी मानुष की सेवा के लक्ष्य के साथ शुरू हुई पार्टी का मुख्य सिद्धांत मातृभूमि का सम्मान, बंगाल का विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और बलिदान को श्रद्धांजलि दी। ममता ने जोर देकर कहा है कि पार्टी आम लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उनका मानना है कि जनता के आशीर्वाद से टीएमसी किसी भी बुरी शक्ति के सामने नहीं झुकेगी। पार्टी के हर कार्यकर्ता इस लक्ष्य के प्रति आज भी प्रतिबद्ध है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि दल की असली शक्ति उसके जमीनी कार्यकर्ताओं के अनुशासन और विश्वास में निहित है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस स्थापना दिवस पर वे हर सदस्य के प्रति कृतज्ञ हैं। बदलाव के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ ये दल अब एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक शक्ति बन चुका है। जब तक टीएमसी मां माटी मानुष ने से जुड़ी रहेगी, कोई भी अहंकारी या दमनकारी शक्ति बंगाल के सामूहिक संकल्प को नहीं तोड़ सकती। आपको बता दें कि 1998 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे के शासन को चुनौती देने के लिए कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। वर्ष 2011 में टीएमसी सत्ता में आई और अब यह अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। पार्टी के लिए यह स्थापना दिवस विशेष महत्व रखता है क्योंकि विधानसभा चुनाव केवल 3 महीने दूर है। इस मौके पर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के योगदान और जनता के समर्थन को याद किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान सरकार के खिलाफ राजधानी तेहरान में शुरू हुआ प्रदर्शन अब कई शहरों में फैल चुका है। पश्चिमी ईरान के सादाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया। दक्षिणी शहर फासा में सड़कों पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हामेदान में पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई है। राजधानी तेहरान में लगातार तीसरे दिन जेनजी आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कई इलाकों में झड़प की खबरें भी सामने आई हैं।
बुधवार से ईरान के 21 प्रांतों में सरकारी दफ्तर और बाजार बंद हैं। रियाल की तेज गिरावट ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। कराच, केशम, इस्फहान, केरमशाह, शिराज और यजद में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। देश में महंगाई दर 40% तक पहुंच चुकी है। वहीं रियाल की ऐतिहासिक गिरावट के बाद सेंट्रल बैंक के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। टैक्स बढ़ाने की सरकारी तैयारी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि ईरान एक संपूर्ण आर्थिक युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति ने एकजुटता दिखाने पर जोर देते हुए कहा है कि ईरान को झुकाना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज माघ मेले में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाए जाने पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारी नियम बदल रहे हैं तो हम वहां सभी भगवानों की मूर्तियां लगाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अधिकारी चापलूसी की रोटियां बना रहे हैं और ये किसी नियम में नहीं आता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आयोजनकर्ताओं से केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की मांग करेंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी दफ्तर में आयोजित बाटी चोखा सहभोज की सराहना की। कहा कि कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर कार्यक्रम किया जो हमारी संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अभी तो विधायक बैठे बैठे खा रहे हैं, अगर वही विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए तो क्या होगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सरकार के आगे विधायक ही विरोध में आ गए तो सरकार का क्या हाल होगा। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। हजम नहीं हुआ सर। SIR सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा। प्रदेश अध्यक्ष नोटिस दे दी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। जैसलमेर में भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ के प्रयास के दौरान बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसे नाचना और नोक सेक्टर से सटे क्षेत्र में पकड़ा गया है, जहां उसकी संदिग्ध गतिविधि देखी गई। प्रारंभिक जांच में वो मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है और उसकी पूरी पृष्ठभूमि की पुष्टि संयुक्त पूछताछ केंद्र द्वारा की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम इशरात, उम्र 35 वर्ष और पिता राणा मोहम्मद असलम पाकिस्तान के सरगोधा जिले का निवासी बताया है। उसके पास पाकिस्तानी मुद्रा, चाकू और अन्य संदिग्ध सामान भी मिले हैं। अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत हो सकती है। आगे की जांच और पूछताछ के लिए उसे नोक पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। घुसपैठिए की गतिविधि से सीमा पर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता फिर सामने आई है। बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई कर बड़ी घटना को टाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां गहन निगरानी में है। जांच ये पता लगाएगी कि वो सीमा पार करके कैसे आया और क्या उसकी कोई व्यापक साजिश थी। जैसलमेर सीमा पर यह घटना स्थानीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चेतावनी है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में नए साल के पहले ही दिन एक जोरदार धमाके ने इलाके में सनसनी फैला दी है। यह धमाका नालागढ़ पुलिस थाने के पास स्थित एक गली में सुबह के समय हुआ, जिससे पूरा क्षेत्र दहल गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे चकनाचूर हो गए। चाय की दुकानों पर बैठे लोग भी तेज धमाके से सहम गए। प्रवासी मजदूरों और स्थानीय निवासियों ने बताया है कि आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और बेचैनी का माहौल बन गया है। धमाके की सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया गया। पुलिस ने दोनों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी है।
एसपी बद्दी विनोद धीमान अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ। पुलिस प्रशासन ने अभी तक घटना के कारणों का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगीत और यादों से जुड़ा घर कब आओगे गाना एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह विवाद है। हाल ही में रिलीज हुए बॉर्डर 2 के नए वर्जन को मिथुन ने कंपोज किया है और इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। पुराने वर्जन को जावेद अख्तर ने लिखा था और अन्नू मलिक ने संगीत दिया था। इसी को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अन्नू मलिक ने नए गाने में क्रेडिट की मांग की है। अब इन खबरों पर अन्नू मलिक ने खुद सामने आकर स्थिति साफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और इसके जरिए बताया कि ये सभी दावों को झूठा बताया गया है, ये दावे गलत हैं। अन्नू मलिक ने कहा है कि उन्हें पहले ही पूरे सम्मान के साथ क्रेडिट दिया जा चुका है। उन्होंने लिखा कि घर कब आओगे गाने के लिए भूषण कुमार ने उन्हें सम्मान और गर्मजोशी के साथ क्रेडिट दिया था। गाने से जुड़कर मुझे गर्व महसूस हो रहा है, अन्नू मलिक ने कहा। और अन्नू मलिक ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स इसके उलट दावा कर रही हैं वे पूरी तरह गलत हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनके योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने निर्देशित किया है और इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी नजर आएंगे। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नए साल की शुरुआत विराट कोहली ने बेहद खास और निजी अंदाज में की है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। फोटो में दोनों के चेहरे पर टैटू नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोहली के चेहरे पर स्पाइडरमैन मास्क बना है, जबकि अनुष्का के चेहरे पर तितली का टैटू दिख रहा है। इस तस्वीर के साथ कोहली ने कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में कदम रखने जा रहा हूं। कैप्शन में उन्होंने अनुष्का शर्मा को भी मेंशन किया। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। फैंस और सेलिब्रिटीज दोनों इस जोड़ी को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैदान के बाहर प्यार भरे पल साझा करने वाले कोहली मैदान पर भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया। कोहली ने शुरुआती 2 मैचों में जबरदस्त पारियां खेली। उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर फैंस को पुराने विराट की याद दिला दी। कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले दिल्ली के लिए एक और मैच खेलना चाहते हैं। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली के मुताबिक कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। नए साल की शुरुआत में कोहली का यह संतुलन निजी खुशी और पेशेवर जुनून दोनों को दर्शाता है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।